साल के लंबे इंतजार के बाद मोदी सरकार ने 5 पन्ने का महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। संविधान के 128वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने आर्टिकल 239A, आर्टिकल 330A, आर्टिकल 332A और आर्टिकल 334A में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। इस संशोधन के बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण का अधिकार उन्हें मिल जाएगा। हालांकि इसके तुरंत लागू होने की गुंजाइश कम है। इसकी मुख्य वजह संशोधित प्रस्ताव का एक पैराग्राफ है। इसमें कहा गया है कि ये बिल संसदीय सीटों के परिसीमन के बाद ही अमल हो पाएगा। लोकसभा के बाद ही इसे विधानसभा में लागू करने की बात कही गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार के मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं हो सकता है तो सरकार ने इसे पेश क्यों किया है। सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उठाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि महिलाओं को 13 साल तक का इंतजार करना पड़ा है। सरकार अब इसे तुरंत लागू करने के बजाय बाद में लागू करने का आश्वासन दे रही है। सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा, मैं पूछना चाहती हूं कि इस बिल के लागू होने में कितना वक्त और लगेगा। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। महिला आरक्षण जल्द लागू होना आसान नहीं होगा, लेकिन क्यों, चलिए बताते हैं। पहला विवाद जनगणना का है। भारत में 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है। जनवरी 2023 में इसको लेकर केंद्र सरकार ने आखिरी बार एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक सितंबर 2023 तक जनगणना नहीं कराने की बात कही गई थी। सितंबर अब बीतने को है, लेकिन दशकीय जनगणना को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों का आरोप है कि जातीय आधारित जनगणना की मांग की वजह से ये लगातार चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी सरकार न जनगणना के पक्ष में है और न ही जातिगत जनगणना के पक्ष में। जानकारों का कहना है कि बिना जातिगत जनगणना के यदि सरकार जनगणना कराती है तो उसे ओबीसी समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद ओबीसी समुदाय पार्टी का कोर वोटर बन गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद CADS और लोकनीति ने एक सर्वे किया था। इसके मुताबिक 2019 में 44% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था। 10% ओबीसी बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल पार्टियों के समर्थन में मतदान कर चुके हैं। कांग्रेस के पक्ष में 15% ओबीसी ने वोट किया, जबकि कांग्रेस के सहयोगियों को सिर्फ 7% ओबीसी समुदाय का समर्थन मिला है। इतना ही नहीं, हिंदी बेल्ट में ओबीसी समुदाय ने बीजेपी के पक्ष में एक तरफा वोट किया। 2019 में हिंदी हार्टलैंड की 225 सीटों में से 203 सीटें बीजेपी को जीत में मिली। ऐसे में जातिगत जनगणना के बिना जनगणना कराने का रिस्क बीजेपी फिलहाल शायद ना ले। दूसरा विवाद है परिसीमन का। भारत में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति के आदेश पर चुनाव आयोग की देखरेख में परिसीमन का काम होता है। अनुच्छेद 82 के मुताबिक हर 10 साल पर जब जनसंख्या का डेटा आ जाए तो सीटों के निर्धारण पर विचार किया जा सकता है। 2002 में परिसीमन को लेकर संसद में एक कानून पास किया गया था। इसमें कहा गया था कि 2026 से पहले परिसीमन पर विचार नहीं किया जाएगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार ने अनुच्छेद 333A को जोड़कर इस पर सस्पेंस बढ़ा दिया है, 2010 में जो राज्यसभा से बिल पास हुआ था उसमें इस अनुच्छेद को शामिल नहीं किया गया था। सीट रिजर्व का फॉर्मूला निकालना भी आसान नहीं है।
लोकसभा में महिलाओं के लिए कौन सी सीट रिजर्व की जाएगी, इसका फॉर्मूला निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि दलित कोटे का सीट रिजर्व का विवाद पहले से ही चले आ रहा है। सीट रिजर्व फॉर्मूले में भी दो विवाद हैं। पहला, क्या लोकसभा में सीट राज्य के आधार पर रिजर्व की जाएगी? दूसरा, क्या SC ST कोटे में भी महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया जाएगा? इसके अलावा सीट रिजर्व का विवाद राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। 2008 में परिसमन की वजह से सोमनाथ चटर्जी, शिवराज पाटिल जैसे दिग्गज नेताओं को भी अपनी पारंपरिक सीट गंवानी पड़ी थी। खैर, अब इस महिला आरक्षण बिल के आने में कितना समय लगता है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव।